नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसआई, चाहे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, जेपीएससी, जेएसएससी, सभी के लिए सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस सेशन के अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या है, उसके उदाहरण क्या क्या हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग बिना विलंब किए हुए सेशन को प्रारंभ करेंगे। अगर हम लोग प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोतों को समझने का प्रयास करें, तो ये इसके तीन महत्वपूर्ण स्रोत हो जाते हैं। पहला हमारा पुरातात्विक स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा, पहला हमारा पुरातात्विक स्रोत होता है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है और तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए विवरण, चाहे मेगास्थनीज हो, फाहियान हो, वेन्सांग हो। इन सभी यात्रियों के द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान की जाती है। अब सबसे पहले बात करें पुरातात्विक साक्ष्यों की, तो इसके अंतर्गत प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों को हम लोग जोड़ते हैं या रखते हैं, और इसके अध्ययन यानी प्राचीन वस्तुओं और इमारतों के अवशेषों का जो अध्ययन है उसे आर्कियोलॉजी या पुरातत्व शास्त्र के रूप में हम लोग जानते हैं। वही बात करेंगे भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह की, तो ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों में हम लोग अभिलेखों को रखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रमुख अभिलेखों की जब हम लोग बात करते हैं, तो भारतीय इतिहास को वर्तमान समय में लिखने में अभिलेखों का अपना एक अलग ही महत्व है। अब सबसे पहले अगर हम महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें, तो 1400 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक देश, एक स्थान था बोगज कोई। और एशिया माइनर की बात करेंगे तो एशिया माइनर वर्तमान में आपका तुर्की है, ये ध्यान रखिएगा। तुर्की के बोगज कोई में मितन्नी सभ्यता का एक अभिलेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख में हमें 4 वैदिक देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं। ये वैदिक देवता थे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य कुमार का उल्लेख प्राप्त होता है। इससे हमें पता चलता है इतिहासकारों को कि आर्यों का जो पूर्व की ओर इन्वेजन हुआ था या पूर्व की ओर उनका प्रवजन जो हुआ था, वो ईरान से हुआ था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता और वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में आश्चर्यजनक समानता देखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वहीं मास्की और गुर्जरा अभिलेखों की बात करेंगे, तो उसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। यदि हम लोग अन्य अभिलेखों की बात करते हैं अशोक के, तो उसमें देवा नाम पियदस्सी ये नाम उद्धृत किया गया है अशोक के अभिलेख में। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे, तो समुद्रगुप्त की विजयों का जो उल्लेख है उसमें किया गया है, उसके रचयिता हरिसेन है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक या मंत्री भी थे। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना चंपू शैली में की गई है। और चंपू शैली के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं, तो यह गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित शैली को चंपू शैली कहा गया है। और अलंकारों का इसमें बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। एरन अभिलेख की बात करते हैं, तो 510 ईस्वी का यह एरन अभिलेख है। गुप्त शासक भानुगुप्त का है, ये ध्यान रखिएगा, गुप्त शासक भानुगुप्त का है। और इसमें उल्लिखित किया गया है कि किसी गोपराजा की, उसके सेनापति गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का अंकन इस अभिलेख के अंतर्गत किया गया है। यानी सती प्रथा का भारत में प्रथम लिखित साक्ष्य में एरन अभिलेख से प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त भीतरी स्तंभ लेख की बात करेंगे, तो इस पर से हमें सर्वप्रथम भारत में पूर्ण आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। और भीतरी स्तंभ लेख आपका गुप्त शासक स्कंद गुप्त का है, जो कि प्रमुख अंतिम गुप्त शासक के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। कुमार गुप्त का ये पुत्र थे। इसके पश्चात अन्य काफी अभिलेख हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे अध्यायों में करेंगे स्रोतों के अनुसार। अब बात करते हैं यहाँ पे सिक्कों की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण
अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे सिक्कों का अध्ययन, अब सिक्कों की बात कर रहे हैं तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। बराबर ये प्रश्न पूछा गया है। सॉरी, प्राचीन सिक्कों को हम लोग आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहते हैं। इस पर केवल उस वंश के या जारीकर्ता के चिन्ह ही केवल अंकित किए जाते थे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि सोने के सिक्के भारत में जारी किसने किए, तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। यहाँ दो महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए और भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस राजवंश के शासनकाल में थे। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहता है हमेशा, तो ध्यान रखना है हमें कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों के द्वारा जारी की गई थी, वहीं कुषाण काल में जारी किए गए सिक्के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे। ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के काल में जारी किए गए थे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त के एक सिक्के की, जो कि गुप्त शासक था, तो उसमें उसे बीणा बजाते हुए दिखाया गया और उस सिक्के का नाम है बीणा शरण। बीणा शरण प्रकार के जो सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए थे। स्मारक भवन और गुफाएं भी अगर हम लोग बात करें तो इसे भी अभिलेखों के अंतर्गत ही रखा जाता है, सॉरी पुरातत्वीय स्रोतों के अंतर्गत रखा जाता है। इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन किया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो कुम्हरार पटना, अगर हम लोग पटना जाते हैं तो राजेंद्र नगर टर्मिनस है, उसके ठीक सामने कुम्हरार पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेषों की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी उस समय जो दरबार था या राजप्रसाद था उसका भी निर्माण किया गया था। अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिसे आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को अशोक ने प्रदान किया था। इन चारों गुफाओं के नाम है सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा। यहाँ ध्यान रखिएगा, बराबर की पहाड़ियां बिहार के गया जिले में अवस्थित हैं। वहीं दशरथ जो इसका पौत्र था अशोक का, उसने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया और उसे आजीवक संप्रदायों को दान किया था, जिसमें प्रमुख थी गोपी गुफा, बेदिथिका गुफा और बापिया का गुफा। ये महत्वपूर्ण गुफाएं हैं दशरथ के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया था। मूर्तियां और चित्रकला की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कुषाण काल से लेकर के आगे अलग अलग कालखंडों में हम लोग भारत में कला, मूर्ति कला विशेष रूप से और चित्रकला का विकास देखते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ होता है और बुद्ध की जो प्राचीनतम मूर्तियों का निर्माण हुआ है वह गांधार शैली में किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में यूनानी प्रभाव से इस गांधार शैली का विकास हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और मथुरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मथुरा में भी मूर्ति कला का विकास हम लोग देखते हैं, जहां पर जैन मूर्तियों की या भगवान महावीर स्वामी की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और दक्षिण भारत में अमरावती कला को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अजंता की गुफाओं की बात करें, महाराष्ट्र में है, वहां की चित्र जो है 1ली शताब्दी ईस्वी से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक इन चित्रों का निर्माण किया गया है अजंता की गुफाओं में। इस साहित्यिक स्रोतों की अगर हम लोग बात करें तो साहित्यिक स्रोतों को भी हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। धार्मिक साहित्य और धर्म निरपेक्ष साहित्य की बात करते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले धार्मिक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो भारत में प्रचलित धर्मों के साहित्य को हम लोग धार्मिक साहित्य के रूप में विभाजित करते हैं। यहाँ सबसे पहले अगर बात करेंगे भारत में आर्यों की सभ्यता का, तो वहां पर हम लोग वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण आदि देखते हैं। वहीं बौद्ध और जैन धर्मों का विकास प्राचीन काल में ही हुआ था। वहां पर बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से संबंधित विभिन्न ग्रंथों का प्रणयन उस कालखंड में या उसके पश्चात विभिन्न कालखंडों में विद्वानों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि बौद्ध ग्रंथों में शामिल प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, जातक, तीन पिटक। पिटक का अर्थ ध्यान रखिएगा, पिटक का अर्थ होता है पिटारी, सांप को जिसमें रखा जाता है बांस की टोकरी में, उसे पिटारी कहा जाता है। तो त्रिपिटक हो गया। त्रिपिटक के बाद जातक, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश दक्षिण परंपराओं के ग्रंथ हम माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जातक में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख प्राप्त होता है।
इन ग्रंथों की अगर हम लोग बात करेंगे तो विशेष रूप से मौर्य काल के विषय में हमें विशेष जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैन ग्रंथों में अगर हम लोग देखें तो परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सुत आदि का उल्लेख हम लोग कर सकते हैं। और भगवती सुत की जब बात करते हैं तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की बात करेंगे तो उसमें भी 16 महाजनपद के नाम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त मिलिंद पन्हो, मिलिंद शासक था या जिसे हम लोग इतिहास में मिनांडर के नाम से जानते हैं। मिनांडर के विषय में जानकारी मिलिंद पन्हो से प्राप्त होती है, जिसके रचयिता नागा अर्जुन थे। वार्तालाप शैली में लिखा गया यह ग्रंथ है। मिनांडर और नागा अर्जुन के बीच बात हो रही है और उसी को लिपिबद्ध किया गया है मिलिंद पन्हो में। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ एक बात बताता चलूं कि मिलिंद पन्हो में उस कालखंड के मार्गों की, राजमार्गों के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद पूछता है, मिनांडर पूछता है नागार्जुन से कि आप किस किस रास्ते से होकर के आए हैं, तो उन मार्गों का वर्णन नागार्जुन करता है। तो कौन कौन से रास्ते थे इसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्हो से प्राप्त हो जाती है। वेदों की बात करेंगे तो हमारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद हैं, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह किया गया है, ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह किया गया। और सामवेद की बात करेंगे तो गाने योग्य मंत्रों का संग्रह किया गया है। और संगीत का जो प्रथम साक्ष्य है वह सामवेद से ही प्राप्त होता है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यज्ञानुष्ठान के नियम दिए गए हैं और ये कर्म कांड प्रधान है। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है, इसमें जादू टोने, तंत्र मंत्र, तावीज आदि के विषय में चर्चा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग जब वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे इसके विषय में विशेष रूप से। प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे जो कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत रखी जाती है। उसमें अगर हम लोग बात करें तो अष्टाध्यायी का नाम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके रचयिता पाणिनि थे। और यह संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। इससे हमें मौर्यों से पूर्व के सामाजिक दशा की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा की अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से हम लोग कर सकते हैं। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की रचना, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य तीनों एक ही व्यक्ति हैं, इनकी रचना है। इससे हमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ मौर्य काल के राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई जिस प्रथम पुस्तक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है अर्थशास्त्र के विषय में हमें कि इससे हमें विभिन्न प्रकार की अन्य जानकारियां प्राप्त होती हैं और ये राजनीति शास्त्र की प्रमुख पुस्तक है, ये ध्यान रखिएगा, न कि आर्थिक गतिविधियों की पुस्तक है अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी की बात करेंगे तो कलहन के द्वारा रचित किया गया है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। इससे हमें राजतरंगिणी से मौर्य काल के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अशोक की मृत्यु के उपरांत बताया गया है कि जालौक कश्मीर का शासक था। यह ऐतिहासिक साक्ष्य हमें राजतरंगिणी से ही पता चलती है। महाभाष्य जो है ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और इससे मौर्योत्तर कालीन यानी मौर्य के बाद की व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब आते हैं विदेशी यात्रियों पर, और विदेशी यात्रियों के विवरण की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हेरोडोटस का नाम सामने आता है। हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये यूनानी इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी इतिहास लिखने में, अपनी रचनाओं में इन्होंने कल्पित कहानी या काल्पनिक कहानियों को स्थान ज्यादा दिया है। टीसीएस ने भी किताब लिखी थी जो कि ईरान का एक राजवैद्य था और यह भी सुनी सुनाई बातों को अपने किताब में जगह दी है। मेगास्थनीज को हम लोग सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका अब अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके उद्धरण विभिन्न परवर्ती लेखकों के द्वारा अपने किताबों में लिखे गए हैं। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के विषय में, उसके दरबार के विषय में, तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषय के रूप में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और मेगास्थनीज की बात करेंगे तो वह सेल्यूकस निकेटर का मौर्य दरबार में राजदूत था, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। टॉलेमी ने 2 किताबें लिखी हैं, एक है आपका ज्योग्राफी
इसकी रचना की है। और दूसरा है आपका एल्मा जेस्ट। एल्मा जेस्ट खगोल विद्या से संबंधित ये पुस्तक है। वहीं प्लिनी की बात करेंगे तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है पहली शताब्दी में, और पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी आपका अरब सागर हो गया, ध्यान रखिएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक का नाम अज्ञात है, आज तक जानकारी नहीं हो पाई है कि इस पुस्तक के रचनाकार है कौन है। और इस पुस्तक में हम लोग भारत के बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं और व्यापारिक मार्गों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात चीनी यात्रियों की जब हम लोग बात करते हैं तो फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया था। उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आता है और लगभग 14 वर्षों तक भारत में फाहियान रहा था। संगयून की बात करेंगे तो 518 ईस्वी में ये भारत आया था और 3 वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित करके वापस चीन लौट गया था। वहीं सबसे प्रमुख चीनी यात्री वेनसांग, जिसकी रचना का नाम है सी यूकी वेनसांग की रचना का नाम है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी 630 ईस्वी में ये भारत आया था और 15 वर्षों तक ये भारत में रहा था। और उसने हर्ष के समय यहाँ के समाज, यहाँ के धर्म, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था के विषय में जानकारी देता है। साथ ही साथ हर्ष के धार्मिक विश्वासों की जानकारी भी ये हमें देता है। और इसी से हमें पता चलता है वेनसांग के विवरण से कि हर्षवर्धन कितना बड़ा दानवीर था। इत्सिंग की बात करेंगे तो 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आता है और उसने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा उस समय के भारतीय समाज का इसने चित्रण और वर्णन करने का प्रयास अपने ग्रंथ में, अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। अब अरबी यात्री, क्योंकि भारत में अरब इन्वेजन भी हुआ है, तो अरब इन्वेजन के समय कई अरबी यात्री भारत आए थे और उसके उपरांत भी लगातार वो आते रहते हैं। सबसे पहला अरबी यात्री जो है वो महत्वपूर्ण है, उसका नाम है अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था 1017 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1017 ईस्वी में भारत आया था महमूद गजनबी के साथ में अल बरूनी। इसने बनारस में रह करके संस्कृत की शिक्षा भी पाई, हमारे पुराणों को भी समझने का, वेदों को समझने का इसने प्रयास भी किया था, उसका भी अध्ययन किया था। ये आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का निवासी था। इसकी रचना हम लोग किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, भारत की खोज, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद जो है यह अल बरूनी की रचना। इसके पश्चात एक मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और 1333 ईस्वी में यह भारत आया था। उस समय भारत में तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इसकी रचना है रेहला, और रेहला में वह उस समय के तत्कालीन समाज का चित्रण करता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के पद पर भी नियुक्त किया था। अन्य लेखकों की बात करेंगे तो तिब्बती लेखक थे तारानाथ है। इनका ग्रंथ है कंगियूर और तंगियूर। ध्यान रखिएगा, कंगियूर और तंगियूर के लेखक तारानाथ हैं, तिब्बती लेखक हैं, भारत की यात्रा की और इन ग्रंथों की रचना की। मार्को पोलो की बात करेंगे तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था 1288 से लेकर के 1292 ईस्वी में। दक्षिण भारत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका जो विवरण है तो पांड्य देश के इतिहास के लिए अत्यंत ही उपयोगी हो जाता है। तो आज के इस सेशन के लिए जो हमारा पुरातात्विक ऐतिहासिक स्रोत है यहीं तक हम लोग रखेंगे। अगले सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।